नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो मुझे लगता है कि सारे इंडियंस को पढ़नी चाहिए। अर्ली इंडियंस के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, पर मुझे लगता है कि वो अपने आप में इनकम्प्लीट था, उसमें डिटेल्स ज़्यादा नहीं थी। वहीं आज के वीडियो में मैं इस बुक के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इतिहास की बात करें तो ये हमेशा से ही लिखा हुआ नहीं मिलता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, डीएनए एनालिसिस से स्कॉलर्स इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं, इन्फ्रेंसेस तैयार करते हैं और उन्हें एक लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर टोनी जोसेफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हमेशा से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी फैसिनेटेड रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ से आए थे? उनका मानना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ से आए थे, ये जानने के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इंडिया में फ़र्स्ट फार्मर्स कौन थे जिन्होंने सेटलमेंट्स बनाए थे। पर फर्स्ट फार्मर को जानने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि फ़र्स्ट इंडियन कौन थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसी क्रम में ये बुक लिखी गई है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वर्ल्ड की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद इंडिया की पॉपुलेशन है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स मानी जाती है। इसे पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पिज़्ज़ा जिसमें एक बेस होता है और जो कहीं पर थिक और कहीं पर थिन हो सकता है, जैसे साइड्स में ये थिक होता है, वैसे ही इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि इसमें टॉपिंग्स, सॉस, चीज़ डाला जाता है जिससे कि पिज़्ज़ा तैयार होता है। वैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन है जो कि बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों से, बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से मिलकर बनी हुई है। ये बुक काफ़ी छोटी है और 4 चैप्टर्स में इसे कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें बताने की कोशिश की है कि फ़र्स्ट इंडियंस कौन थे। सेकंड चैप्टर में फ़र्स्ट फार्मर कौन थे ये बताया गया है। थर्ड चैप्टर में अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के बारे में बात की है। वहीं फोर्थ चैप्टर में आर्यंस और दूसरे 2 ग्रुप्स के बारे में बात की है जो इंडियन पॉपुलेशन का इंग्रेडिएंट बनाते हैं। फर्स्ट इंडियंस की बात करते हैं, पर फर्स्ट इंडियंस को जानने के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि फ़र्स्ट होमो सैपियंस कहाँ और कब ओरिजिनेट हुए थे। होमो सैपियंस के सबसे पहले अगर फॉसिल्स की बात करें तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मोरक्को देश से मिलते हैं। मोरक्को के फॉसिल को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि होमो सैपियंस कम से कम 3 लाख साल पुराना तो है ही। वहीं अफ्रीका के बाहर होमो सैपियंस का फॉसिल इज़राइल में मिला है 1,80,000 साल पुराना। यानी इससे ये पता चलता है कि 1,80,000 साल पहले कम से कम होमो सैपियंस अफ्रीका से बाहर निकले थे। पर अगर आज की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें इतने पुराने होमो सैपियंस के डीएनए नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका से बहुत सारी वेव्स में ह्यूमन बाहर निकले थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने में। अफ्रीका से एक छोटा ग्रुप 70,000 साल पहले जो निकला था, उसी की सारी जनरेशन आज की वर्ल्ड में मिलती है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइग्रेशन की डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं, यानी अफ्रीका से ही लोग बाहर निकले, ये हम कैसे कह सकते हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो कि किसी भी और रीजन में नहीं मिलते। वहीं एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि माइग्रेशन की डायरेक्शन क्या रही होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर मुंबई से दिल्ली जाता है और अगर वो अपने रास्ते में कुछ मार्किंग करके जाता है तो उससे जो दूसरा आने वाला पर्सन होगा वो उसकी डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकेगा। ऐसी ही मार्किंग ह्यूमंस के जेनेटिक कोड में मौजूद होती है। जेनेटिक कोड की बात करें तो वो किसी भी ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम से बनती है।
इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है। ह्यूमन अपने इन 23 पेयर्स क्रोमोसोम का एक सेट अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इन 23 पेयर्स क्रोमोसोम में रीशफलिंग होती रहती है, यानी कि जीन्स में कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं, जिससे कि सिबलिंग्स में भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इस रीशफलिंग की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाले क्रोमोसोम काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन की वजह से ही ह्यूमंस की माइग्रेशन की डायरेक्शन का पता चल सकता है। ये है वाई क्रोमोसोम। Chromosomes come in pairs. We inherit one from each of our parents. With each new generation, the two chromosomes get chopped up and reordered, making each baby a unique combination of their parents. When that happens, it's bad news for me because I lose my marker trail. It's chopped to pieces by this genetic shuffling. But the Y chromosome is different. It doesn't get reordered every generation. Instead, it passes unchanged from father to son. And so do its markers, creating a perfect genetic trail for me to follow. वाई क्रोमोसोम जेंडर डिसाइड करता है, यानी कि फादर्स से सन्स में जाता है। कुछ टाइम पहले हमने एक और एक्सेप्शन की बात की थी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है। वाई क्रोमोसोम की तरह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी कोई भी रीशफलिंग नहीं होती है, यानी कि वो भी जनरेशन बाय जनरेशन सेम ही जाता है। पर असल में इसका कैरियर मदर्स ही होती है, यानी फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स अपने बच्चों में ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफ़र करती है। इसीलिए अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखेंगे तो वो मदर से उसकी डॉटर्स से उनकी डॉटर्स में जाता रहेगा। पर यहाँ पे अगर हम इनको सेम मानेंगे, सेम कंसीडर करेंगे वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जनरेशन बाय जनरेशन, तो हमें माइग्रेशन की डायरेक्शन का पता बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये हर जनरेशन में सेम ही रहेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ मार्किंग्स मिलती है, जिसके बारे में हमने पहले डायरेक्शन वाले एग्जाम्पल में बात की थी। ये मार्किंग होती है एरर्स की। किसी भी सेल डिवीज़न के टाइम पर कुछ एरर्स हो जाती हैं। इन एरर्स को म्यूटेशंस कहते हैं, और इन्हीं म्यूटेशन की वजह से सर्टेन टाइम पीरियड्स में स्पीशीज़ बनती रहती है। ये म्यूटेशन जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में भी सेपरेट कर सकते हैं, और इन्हें हैप्लोग्रुप्स कहा जाता है। इन सारे म्यूटेशंस को अगर हम कंसीडर करेंगे, इनकी मार्किंग को देखेंगे, तो हमें माइग्रेशन की डायरेक्शन का पता चलेगा, और इसकी वजह से हमें ह्यूमन की डायरेक्शन का एक ट्री बन के निकल के आएगा, जिसे हैप्लोग्रुप का ट्री कह सकते हैं। सो अभी हमें पता चला कि डीएनए से हमें पता चल सकता है कि ह्यूमंस किस किस डायरेक्शन में और कब कब माइग्रेट हुए थे। म्यूटेशन का एक रेट होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हैप्लोग्रुप्स कब कब बने होंगे। यानी कि हमें डीएनए से माइग्रेशन की डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि ये हैप्लोग्रुप कब कब ओरिजिनेट हुए। अब तक हमें ये पता चला है कि होमो सैपियंस अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुए, पर इंडिया की बात करें तो वो 2 रूट से शायद इंडिया में आए होंगे, या तो वेस्टर्न रीजन से या फिर सब हिमालयन रीजन से, और यहाँ से होते हुए वो म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया गए होंगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होमो सैपियंस के फॉसिल्स की बात करें तो वो 30,000 साल पुराना मिला है, वो भी श्रीलंका में। टूल्स की बात करें तो वो काफ़ी पुराने मिले हैं, और दूसरे ह्यूमंस की स्पीशीज़ के भी मिले हैं, जिससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इंडिया में दूसरी स्पीशीज़ रहती होंगी। होमो सैपियंस बाद में आए होंगे। होमो सैपियंस 65,000 साल पहले इंडिया में आए, ये उनकी डीएनए मार्किंग के थ्रू पता चलता है, हैप्लोग्रुप्स की वजह से पता चलता है। जब होमो सैपियंस इंडियन रीजन में आए तो उसके सेंट्रल पार्ट में
और पेनिनसुला यानी कि सदर्न पार्ट में जो दूसरे ह्यूमंस की स्पीशीज़ थी वो राज किया करती थी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टूल्स को एडवांस करते गए, वैसे वैसे होमो सैपियंस इन दूसरी स्पीशीज़ को, पुरानी स्पीशीज़ को रिप्लेस करते गए और करीब 30,000 साल पहले वो पूरी इंडिया में स्प्रेड हो गए। जिस तरह अफ्रीका से लोग इंडिया में आए, उसी तरह से अफ्रीका से दूसरे कंट्रीज़ भी गए। करीब 12,000 साल पहले एक ऐसा चेंज आया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आइस एज का एंड हुआ और दुनिया के लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उसके एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। ऐसा बहुत सारे रीजन्स में हुआ, जैसे मिडल ईस्ट में हुआ, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। वैसे ही चाइना में होते थे, इंडिया में होते थे, और यहीं से हमें फर्स्ट फार्मर्स के ओरिजिनेट होने का पता चलता है। इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे दो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें फ़र्स्ट टाइम फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट का पता चलता है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यूपी के लाहौरा देवा में फार्मिंग के संकेत मिलते हैं, वो भी चावल के। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पेरिफेरी की बात करें, जो कि बाद में डेवलप होगा, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर उस टाइम पीरियड की बात करें तो पेरिफेरी में एक रीजन था मेहरगढ़। वहाँ पे फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट के संकेत मिलते हैं और वो थे गेहूँ और जौ के। मेहरगढ़ की बात करें तो करीब 9,700 साल पहले ये डेजर्ट की तरह था, यहाँ पे लोग रहते नहीं थे। बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग आने लगे। मेहरगढ़ के ईस्ट में देखेंगे तो इंडिया का लाहौरा देवा है, जहाँ पे लोग फार्मिंग में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वहीं वेस्ट में देखेंगे तो ईरान का जैग्रोस रीजन है, वहाँ पे भी लोग फार्मिंग में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। पर डीएनए से ही हमें पता चलेगा कि मेहरगढ़ के लोग कौन थे, जिन्होंने आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन की नींव रखी। डीएनए एनालिसिस 3 तरीके से करेंगे तो ही हमें राइट पिक्चर पता चलेगी कि यहाँ के लोग यानी मेहरगढ़ के लोग कौन थे। पहला है कि वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आज की पॉपुलेशन का चेक करना, आज की पॉपुलेशन का होल जीनोम यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को चेक करना, उसका एनालिसिस करना। तीसरा है कि एंशिएंट लोगों का डीएनए एनालिसिस करना। इसकी वजह से हमें मेहरगढ़ के लोगों के बारे में पता चलेगा। एक सैंपल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया गया, यानी कि फीमेल्स का सैंपल लिया गया, तो उससे पता चला कि आज की जनरेशन में करीब 70 to 90% जो लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, वो फर्स्ट इंडियन लोगों का डीएनए रखते हैं। वाई क्रोमोसोम में भी ऐसा ही किया गया, यानी कि मेल्स का डीएनए टेस्ट किया गया, तो पता चलता है कि 10 से 40% लोग यानी मेल्स फर्स्ट इंडियन जनरेशन का डीएनए रखते हैं। होल जीनोम को देखेंगे यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में कम से कम 2 ग्रुप्स तो मिलते ही हैं। पहला ग्रुप है फर्स्ट इंडियंस का, जो कि पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, और दूसरा है वेस्ट यूरेशियन यानी कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईरान। दोनों ग्रुप्स का अगर हम रेंज देखेंगे तो 80 to 20% है, यानी कि किसी जगह पर अगर फर्स्ट इंडियन 80% है तो वेस्ट यूरेशियन 20% होंगे। एंशिएंट वेस्ट यूरेशियन और हड़प्पन लोगों के डीएनए कंपेयर करने पर ये पता चला कि करीब 3100 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2200 बिफोर क्राइस्ट के दौरान यहाँ डीएनए मिक्सचर होता है, और ये जो डीएनए है वो फर्स्ट इंडियन और ईरान के जैग्रोस रीजन से ही आता है। अब तक हमें पता चला कि इंडिया में फ़र्स्ट इंडियंस कौन थे और फर्स्ट फार्मर्स कौन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में फ़र्स्ट अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण कैसे आया, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इंडिया में आर्यंस कौन थे और बाकी 2 ग्रुप्स जो इंडिया के पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट बनाते हैं वो कौन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।